हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वाध्ययन। आपके पास यहाँ पर अब हम लोग को स्टार्ट करना होगा केमिस्ट्री में चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, ये चैप्टर आपके लिए यहीं पर आपको स्टार्ट करूँगा मैं। और इस चैप्टर में आप कह सकते हो कि ये केमिस्ट्री का सबसे डिस्कवरी में सबसे बहुत पुराना है। क्यों पुराना है? क्योंकि एसिड बेस और सॉल्ट ये तीन ऐसे कॉमन चीज़ें हैं जो डेली लाइफ में आप रेगुलर ईट करते हो, यूज़ करते हो। ठीक है, फूड स्टफ्स में ज़्यादा यूज़ करते हो आप इन सब चीज़ों को। अगर हम एक जनरल कंडीशन में बताएं तो एसिड खट्टा होता है, बेस कड़वा होता है और सॉल्ट नमकीन होता है। ये ऐसे बहुत सारे डिस्कशंस 1680 से लेकर और अभी तक लगातार होता ही रहा है। ठीक है, और अलग अलग थ्योरीज आई। एसिड बेस सॉल्ट्स को डिफाइन करने के लिए लाउरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी आई, आर्हेनियस की थ्योरी आई, लेविस की थ्योरी आई, पियर्सन की थ्योरी आई। ऐसी बहुत सारी थ्योरीज आई जहां पर हम लोग को एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वो लोग अपने अपने तरीके से दिए। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर सिर्फ क्लास 10 में सिर्फ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ही पढ़ना है सिलेबस में। मैं ये सारे कॉन्सेप्ट का नाम इसलिए पहले ही बता दिया हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि कहीं और आप पढ़ें तो आपको ये ना लगे कि आपको बताया नहीं गया था। बताया गया था, आपके स्टैंडर्ड में सिर्फ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपको आगे क्लासेस में क्लास 11 में बाकी बचे हुए कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे। अब आपको मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ और ये आपका सीबीएसई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 है, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। तो आप लिखोगे चैप्टर 2। चैप्टर को आप कहीं भी किसी भी किताब से, किसी भी एक पर्टिकुलर बुक को, किसी एक पर्टिकुलर टीचर को, किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन को आप फॉलो कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम आती कहाँ है कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो स्किप कर करके पढ़ते हो। आप ये गलती यहाँ पे नहीं करना। आप क्या करो कि एक एक लेक्चर्स को आप प्रॉपरली थॉरोली आप शांति में बैठ के सुनो, देखो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। क्योंकि आपका यहाँ पर बेस है, आपको एनटीएससी क्वालिफाई करना है, आपको ओलंपियाड क्वालिफाई करना है। ऐसे बहुत सारे एग्जामिनेशन आपके स्टैंडर्ड पे आते हैं जो आपको क्वालिफाई करना है। और बेस को कमज़ोर ना कीजिए, बस लेक्चर को आप रेगुलरली वॉच कीजिए। बाकी जिम्मेदारी हमारी है कि आपको कैसे मैं आगे की तरफ लेके जाऊंगा। तो चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये है चैप्टर का नाम। ठीक है, हम लोग एक एक थ्योरी लेके चलते हैं। आप लोगों के एसिड बेस को एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, फिर मिलेगा लाउरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, फिर मिलेगा आपको लेविस कॉन्सेप्ट, फिर मिलेगा आपको पियर्सन कॉन्सेप्ट। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए हैं। 1680 से ये बात स्टार्ट हुई थी। बाउली नाम का साइंटिस्ट था, उसने स्टार्ट किया था। तो आपको सिर्फ यहाँ पर क्या पढ़ना है? आपको सिर्फ यहाँ पर आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ही पढ़ना है। तो आप बाकी को यहाँ से हटाओ और मैं यहाँ पर सबसे पहले एक्सप्लेनेशन करूँगा किसका? एसिड का, ऑन द बेसिस ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग हेड डालोगे एसिड। ठीक है, एसिड। ठीक है, और यहां पर हम लोग आर्हेनियस कॉन्सेप्ट देखेंगे क्या था।
अब आर्हीनियस ने एसिड को कैसे एक्सप्लेन किया था, पहले आप इसको सुनो। आर्हीनियस ने कहा था कि एसिड एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसके पास हाइड्रोजन आयन होता है, और जब हम उस केमिकल कंपाउंड मतलब एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो हाइड्रोजन आयन वहां से डिसोसिएट होगा और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, या आप ये कह सकते हो कि हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। ये एक्सप्लेनेशन था किसका, आर्हीनियस का। कहने का कुल मतलब ये था, जैसे अगर आपको एग्जांपल बताऊं तो मान लो HCl है। HCl क्या है, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका रिएक्शन आप वाटर के साथ कराओगे, ठीक है। अब जब ये वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ का एक हाइड्रोजन लिबरेट होगा और बाहर जाएगा, तो वो हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा, यहाँ। अगर आप इस HCl को एक तरह से आप दिमाग में तोड़ोगे तो आपके पास H+ और Cl- में ऐसा फिगर आ रहा होगा। ये H+ यहाँ चला जाएगा तो H2O में एक और H आ जाएगा, तो ये हो जाएगा H3O, और यहाँ का एक प्लस चार्ज हो जाएगा यहाँ पर प्लस Cl-। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन बनना शुरू हो जाएगा। मतलब जब भी कोई भी एसिड वाटर में आप डिसॉल्व करोगे तो यहाँ वाला हाइड्रोजन इसके साथ ज्वाइन होके और क्या फॉर्म कर लेगा, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। इसको क्या बोलते हैं, क्लोराइड आयन। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बाकी H2O तो वाटर है, आपको पता होगा। फिर एक दूसरा भी एक हम एसिड लेते हैं, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, क्या है ये, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का जब आप वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये यहाँ पर अपना हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देगा, तो हाइड्रोजन देने की वजह से ये क्या हो जाएगा, H3O++। अब ये NO3 है तो यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज। क्यों एक ही निगेटिव चार्ज आया, क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड, न्यूट्रल मतलब कि जब भी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा तो हम उसको बोलते हैं न्यूट्रल कंपाउंड। और जब भी किसी न्यूट्रल कंपाउंड को आप तोड़ते हो तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं। तो हाइड्रोजन के पास एक पॉजिटिव चार्ज था तो NO3 के पास एक निगेटिव चार्ज होने की वजह से आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो। इसको आप लिखोगे नाइट्रेट आयन। क्या लिखोगे, नाइट्रेट आयन। और ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन। बात समझ में आ रही है। ऐसे और भी आपके सामने रिएक्शंस आ सकते हैं। अगर मान लो हम लिखें H2SO4। अब देखो जब इस तरह के रिएक्शंस आए तो आपको करना क्या होगा, जितना हाइड्रोजन एसिड में, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड में प्रेजेंट होगा, उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप वाटर का कंसिडर कर लीजिए। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन कंसिडर कीजिए। मैं क्यों ऐसा कराया हूँ पहले आप ध्यान रखिए। जब H2SO4 टूटेगा तो H+ ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 2 है, तो आप यहाँ से आगे से 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2H+ हो जाएगा। और ये SO4 आया। अब SO4 के ऊपर चार्ज कैसे डिसाइड होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 और एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे तो 2 प्लस चार्ज हो गया, तो आप यहाँ पर 2 निगेटिव चार्ज लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है। अब ये 2 H+ जो है इसके साथ जाएंगे तो यहाँ पे 2 H2O हैं। तो आपके पास इस H2O को अगर 2 पार्ट में आप तोड़ो, मतलब 2 H2O अगर आप लिखते हो तो यहाँ से एक H+ इसके साथ जाएगा और एक H+ इससे जाएगा, तो कुल कितने H3O+ बनेंगे, 2 H3O+ बनेंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये लिखोगे आप SO4 2- प्लस 2 हमारे पास क्या हो जाएंगे, हाइड्रोनियम आयन। तो आपको इस तरह से करना होगा। यहाँ पर H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, सल्फेट आयन। ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन। बात समझ में आ रही है इतनी। अब मान लो कि हमारे पास आ जाए फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। अब फॉस्फोरिक एसिड में कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो आपको कितने यहाँ पर वाटर लेने पड़ेंगे,
तीन मॉलिक्यूल वाटर लेना पड़ेगा। अब यहाँ से तीनों हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा तो क्या बन जाएगा 3H3O प्लस, और PO4 के ऊपर कितना चार्ज आएगा, PO4 के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज, क्योंकि 3 हाइड्रोजन बाहर निकला है। इसको आप बोलते हो फॉस्फेट आयन। ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब मैं एक एसिड ले रहा हूं CH3COOH। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये एसिड घर में यूज करते हो। अरे सर कहाँ, तो बच्चा विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग एसिटिक एसिड। ठीक है, इसको आप वाटर में डिसॉल्व करना है। तो आप कहोगे सर आपने कहा था कि जितने हाइड्रोजन होंगे एसिड में उतना ही मॉलिक्यूल आपको वाटर में कंसिडर करने होंगे। यहाँ पर तो 4 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन यहाँ और 1 हाइड्रोजन यहाँ। तो बच्चा जब भी हाइड्रोजन कार्बन से लिंक्ड होगा तो उतने हाइड्रोजन को कंसिडर नहीं करना है। जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन से लिंक्ड होंगे उन हाइड्रोजन को हम लोग रिएक्शन में कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो हम लोग उस हाइड्रोजन को कंसिडर करेंगे जो कार्बन से डायरेक्टली लिंक्ड ना हो। तो यहां से 3 हाइड्रोजन तो कार्बन से लिंक्ड है, मतलब इन 3 हाइड्रोजन को नहीं कंसिडर करना है। तो कितने हाइड्रोजन हमारे पास, सिर्फ एक। तो आपको एक ही मॉलिक्यूल H2O कंसिडर करना होगा और आप इसको ऐसे लिखोगे। अब ये वाला हाइड्रोजन तो खत्म हो गया, तो क्या बचेगा CH3COO माइनस प्लस H3O प्लस। इसको आप पढ़ोगे एसीटेट आयन। क्या पढ़ोगे, एसीटेट आयन। और ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन। इतनी बात समझ में आ रही। तो ये कॉन्सेप्ट था किसका, आर्हीनियस का। क्या कहा था आर्हीनियस ने कि एक ऐसा केमिकल कंपाउंड जिसको वाटर में डिसॉल्व करने के बाद हाइड्रोजन आयन लिबरेट करे या हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाए, उसी को हम लोग एसिड कहेंगे। बात समझ में आ रही है, तो लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू Arrhenius concept, according to Arrhenius concept, such chemical compound which dissolve in water and liberate hydrogen ion or formed hydronium ion are known as एसिड। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। ये किसका कॉन्सेप्ट था, आर्हीनियस का। इतना आप नोट कीजिए। हाँ बच्चों, अब आपके पास सेकंड आता है कि क्या होता है मिनरल एसिड। अब मिनरल एसिड के नाम से ही ये क्लासिफाइड है कि वो एसिड जो मिनरल से बनते हों उनको हम लोग मिनरल एसिड के साथ साथ इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं। तो क्या कहेंगे, सच एसिड्स which are formed by minerals are known as mineral or इनऑर्गेनिक एसिड। इसी को मिनरल या हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। मिनरल एसिड में जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये हमारे मिनरल एसिड हैं। तो अगर आपको एग्जाम्पल जानना है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड
जिसको आप HCl लिखते हो, नाइट्रिक एसिड जिसको आप HNO3 लिखते हो, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको आप H2SO4 लिखते हो। ऐसे बहुत सारे एसिड जो हैं क्या होंगे, मिनरल एसिड होते हैं। पहली बात बता दूं कि मिनरल एसिड बहुत ही कोरोसिव नेचर के होते हैं। तो मिनरल एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। ठीक है। दूसरी बात होती है कि मिनरल एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो कि वाटर में डिसॉल्व होते ही कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। तो आप कह सकते हो कि मिनरल एसिड इज अ strong acid which completely dissociated in water में वो completely dissociate हो जाता है। इसी को हम लोग मिनरल एसिड कहते हैं। तो इतना आप नोट कीजिए मिनरल एसिड के लिए। हाँ तो बच्चों इतना तो आपको समझ में आ गया। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि जब आर्हीनियस ने एक्सप्लेनेशन दे रहा था तो ये कहा था कि एसिड एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसमें आप ब्लू लिटमस पेपर को आप डालोगे तो रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू Arrhenius, when blue litmus paper is dipped in acid, it turns to red। तो ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देता है। बट दिस फिनोमिनन इज नॉट हैपेंड व्हेन एसिड इज ड्राई और इन द सॉलिड स्टेट। तो यहां लिख लेंगे दिस फिनोमिनन इज नॉट ऑकर्ड when acid is dry। अब ऐसा क्यों होगा? तो आर्हीनियस ने कहा था कि क्योंकि ड्राई स्टेट में या सॉलिड स्टेट में एसिड के पास आयनाइजेबल हाइड्रोजन नहीं होते हैं, वो टाइटली पैक्ड होता है, इस वजह से ऐसा नहीं होता है। तो लिख लेंगे when acid is dry, because in dry or solid state of an acid, unionizable hydrogen atom are present। ठीक है। अनआयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहता है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसी की वजह से ऐसा होता है। और आर्हीनियस ने यह भी कह दिया था कि उस कंपाउंड को हम लोग एसिड कहेंगे जिसके पास हाइड्रोजन होगा। तो
एक बात तो क्लियर हो गई कि जब हम लोग HCl, H2SO4, H3PO4 इन सब चीज़ों को अगर हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करें तो हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे, लेकिन ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज इन सब में भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर आयनाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है, इस वजह से वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो आप कह सकते हो कि अगर आप एग्जाम्पल में बात करें तो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, या ऐसे लिखो आप, कंपाउंड्स containing ionizable हाइड्रोजन एटम। तो उसमें आपके पास आता है HCl, H2SO4, H3PO4, HNO3, HCOOH, CH3COOH, CH2COOH, COOH, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड आपके पास होंगे जो कि आयनाइजेबल हाइड्रोजन रखते होंगे। फिर कंपाउंड्स कंटेनिंग अनआयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम। तो वो कंपाउंड्स आप लिख सकते हो C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज। ऐसे लिख सकते हो C12H22O11, ये क्या हो जाएगा, सुक्रोज। तो ये जैसे कंपाउंड्स होते हैं ये आयनाइजेबल नहीं है। दे आर कैपेबल टू कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। ठीक है, ब्लू लिटमस में अगर आप इसको डिप करते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, नो चेंज। तो ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि ये पॉसिबिलिटी तभी हो सकती है। तो इतना आप नोट करें। तब तक अभी तक का आपका लेक्चर यही था। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों को इसके आगे पढ़ना होगा। तो प्लीज़ लेक्चर्स को फॉलो करो बिना स्किप किए और 100% आप सक्सेस होगे। चलो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon for the proper updates. Thank you everyone.